Hello student, today I am explaining you what is the NEET exam and how to crack it. स्टूडेंट्स, मेरा नाम राजेश कुमार है, आप जानते हैं, और मैं लगभग पिछले 12 सालों से बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ नीट वाले स्टूडेंट्स को। तो इसलिए आज मुझे लगा कि मैं आपको इसके बारे में ओवरऑल एक इन्फॉर्मेशन के ऊपर एक कोई वीडियो बनाऊँ जिससे आपको आइडिया हो सके कि आप इस प्रिपरेशन में अगर आप आना चाहते हैं तो आपको किस तरह से और क्या क्या तैयारियां करनी पड़ेंगी। स्टूडेंट्स, इसके बारे में मुझसे कहा गया था, मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने बोला था, कुछ कमेंट्स में भी आया था कि भाई इस तरह की इन्फॉर्मेशन पे कोई एक इन्फॉर्मेटरी वीडियो बनाइए, और आज मैं उसको बना रहा हूँ, आप ज़रा देखिएगा ध्यान से। और स्टूडेंट्स, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो स्टूडेंट्स, अगर आप 12th पास हैं और या 12th अपेयरिंग हैं और आपके पास बायोलॉजी है तो इसके लिए नंबर 1 ऑप्शन जो है वो नीट का होता है। और नीट जो है वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव ड्रीम होता है फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स दोनों चीज़ें भरपूर मात्रा में अवेलेबल हैं। आप मनी की बात कीजिए या फिर रिस्पेक्ट की बात कीजिए, सम्मान और बहुत ज़्यादा पैसा, दोनों चीज़ें हैं। इसलिए हर कोई इस प्रोफेशन की तरफ यानी डॉक्टर बनने की तरफ अट्रैक्ट होता है और वो चाहता है कि वो किसी भी कीमत पर डॉक्टर बन जाए, चाहे उसे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। अब ये जो कितनी भी मेहनत है, वो कितनी मेहनत है उसकी हम यहाँ बात करेंगे, और हम यहाँ बताएंगे आपको कि इसका पूरा का पूरा जो क्राइटेरिया है वो क्या है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो सबसे पहला जो टारगेट है आपका वो नीट एग्ज़ाम है, और अगर आप नीट एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो आप समझिए कि वहाँ से तो स्टोरी स्टार्ट होती है। नीट एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हार्ड वर्क, लेकिन स्मार्टनेस के साथ। यानी आप कितना काम करते हैं और किस तरीके से करते हैं, इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपको सिलेक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इफ़ वी डू हार्ड वर्क विद स्मार्टनेस देन डेफिनेटली वी कैन अचीव आवर गोल, और बहुत कम समय में हम इस गोल को प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम देखें व्हाट इज़ नीट, नीट का जो फुल फॉर्म है वो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट है, और ये बेसिकली एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स के लिए किया जाता है। हालांकि आयुष के जितने भी कोर्सेज हैं वो भी अब नीट से ही कंसर्न्ड हैं, और ये एक एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्ज़ाम है। और जो इसे अब कराता है, पहले इसे सीबीएसई कराती थी, लेकिन इस समय जो प्रेजेंट टाइम में एनटीए जो है वो इसे कंडक्ट कराता है। स्टूडेंट्स, नीट के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो जनवरी फरवरी के मंथ में होते हैं, और एडमिट कार्ड जो है वो लगभग एग्ज़ाम से 7 दिन पहले, 8 दिन पहले, 6 दिन पहले आप तक पहुंच जाता है। नीट का जो एग्ज़ाम है वो मई के फर्स्ट संडे को होता है, और हमेशा ही ऐसा होता है। और इसका जो क्राइटेरिया है, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 50% मार्क्स चाहिए 12th में, और एससी, एसटी और ओबीसी के लिए 40% मार्क्स चाहिए। स्टूडेंट्स, इसकी रिक्वायरमेंट बहुत कम है, लेकिन इसको जो आप अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत बहुत ज़्यादा चाहिए। तो स्टूडेंट्स, एज की बात करें तो आप जिस साल नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उस साल 31 दिसंबर तक आपकी एज 17 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए। और इसके सिलेबस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स आते हैं, आप इतना जानते होंगे। और इनका जो वेटेज है मार्क्स का वो 360 मार्क्स की बायोलॉजी है, 180 मार्क्स की केमिस्ट्री है और 180 मार्क्स की फिजिक्स है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप क्वालिफाइंग की बात करें तो क्वालिफाई तो हो जाता है नीट 50% पे, लेकिन 50% क्वालिफाई होने पे एडमिशन नहीं मिलता। एडमिशन के लिए आपको ज़्यादा मार्क्स चाहिए, यानी अगर आप एक अच्छा स्कोर प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको 600 से अबव मार्क्स चाहिए होंगे, और अगर आप टॉपर की लिस्ट में आना चाहते हैं तो आपको 700 से ज़्यादा मार्क्स चाहिए होंगे आउट ऑफ 720।
तो ये जो आस्किंग है ये बड़ी है, लेकिन आपको देखना चाहिए आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही अचीवमेंट आपको मिलेगा। टोटल सीट्स की बात करें, इसमें एडमिशन की प्रोबेबिलिटी ये है कि कितने लोग इसमें अपेयर होते हैं और कितनी सीट्स यहाँ अवेलेबल हैं। तो आप देखें कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑल ओवर इंडिया जो हैं वो 272 हैं स्टूडेंट्स, और इसमें जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो 41,388 हैं। जबकि प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं वो 260 हैं और उनमें जो सीट्स हैं वो 35,540 हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स अब एम्स और जिपमर भी नीट के कंसिडरेशन में है, तो आप समझिए कि 15 एम्स हैं ऑल ओवर इंडिया प्रेजेंट टाइम में, और उनमें 1205 सीट्स हैं, और जिपमर 2 हैं ऑल ओवर इंडिया जिनमें 200 सीट हैं। तो टोटल की बात करें तो टोटल सीट्स एमबीबीएस में ऑल ओवर इंडिया 77,333 हैं, और कैंडिडेट्स अब आप समझिए इस साल यानी 2020 में जो अप्लाइड कैंडिडेट हैं जिन्होंने नीट के लिए अप्लाई किया है, फॉर्म भरा हुआ है, वो लगभग 15,93,452 हैं। यानी जो इस साल का रेशो आने वाला है वो 20:1 है, यानी जितने 100 स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देंगे उसमें से केवल 5 ही क्वालिफाई करेंगे। ये चिंता की बात भी है और खुशी की बात भी है। आप देखिए कि इन लगभग 16 लाख यानी 16 लाख स्टूडेंट्स जिन्होंने अप्लाई किया है इस साल, तो आप ये मान के चलिए कि इन 16 लाख में या जब भी कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो जितने स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं उनमें से 50% स्टूडेंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं एक जर्नल प्रिपरेशन के साथ जाते हैं, जबकि जो ओरिजिनल प्रिपरेशन है, जो एक्चुअल प्रिपरेशन है, वो कुछ ही स्टूडेंट्स करते हैं। तो आप समझिए कि चिंता की बात तो है कि 16 लाख में से 77,000 कैसे आएंगे भाई, लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए कि सभी लोग इतनी गंभीरतापूर्वक तैयारी करके जाते नहीं। तो अगर आप गंभीरतापूर्वक तैयारी करेंगे, आप सीरियसली तैयारी करेंगे, तो चांसेस हैं कि आपका भी सिलेक्शन हो जाए और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हो जाए। बहुत से लोगों के फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन होते हैं, तो आप भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सिलेबस की बात करें तो बायोलॉजी में स्टूडेंट्स 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है सिलेबस, बॉटनी और जूलॉजी। और बॉटनी में 45 क्वेश्चन है 180 मार्क्स के, और जूलॉजी में भी 45 क्वेश्चन है 180 मार्क्स के। और आप समझिए कि बायोलॉजी में मोर देन 80% क्वेश्चंस जो हैं वो एनसीईआरटी से आते हैं डायरेक्टली। एनसीईआरटी की लाइंस में से क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स, और लेस देन 20% जो क्वेश्चन है वो अदर देन एनसीईआरटी आते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा जो कंसेप्ट है वो एनसीईआरटी का ही होता है, यानी बायोलॉजी में 100% क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आएंगे कंसेप्चुअली, 80% विद इन द लाइन और 20% अदर देन द एनसीईआरटी, लेकिन कंसेप्ट एनसीईआरटी का ही होगा स्टूडेंट। फिर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चन आते हैं 180 मार्क्स के हैं। स्कोरिंग क्या बोलते हैं सब्जेक्ट है अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री तंग करती है, केमिस्ट्री याद नहीं होती है अच्छे से, लेकिन एक बार आपने अगर कंसेप्चुअली केमिस्ट्री तैयार कर ली है तो आप समझिए कि आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। और आउट ऑफ 45 जनरली 7 से 8 न्यूमेरिकल ही आते हैं, यानी जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो दिक्कत की बात होती है न्यूमेरिकल, तो यहाँ पर केमिस्ट्री में आप न्यूमेरिकल से एक ठीक ठाक मात्रा में बचे हुए हैं। हाँ, आपको हाई लेवल प्रिपरेशन चाहिए अलॉन्ग विद द एनसीईआरटी। बेस एनसीईआरटी का ही रखना है और धीमे धीमे एनसीईआरटी को रिपीटेडली पढ़िए। जितना आप रिपीट करेंगे एनसीईआरटी की बुक को उतना ही आपकी केमिस्ट्री में कमांड बनेगी और आपके क्वालिफाई होने के चांसेस निकलेंगे। फिर स्टूडेंट्स जो सबसे टिपिकल पढ़ता है फिजिक्स, इसके भी 45 क्वेश्चन है 180 मार्क्स में। कॉम्प्लिकेटेड है बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि बायोलॉजी के स्टूडेंट्स का जो मैथमेटिकल पोर्शन है वो कंपैरेटिवली थोड़ा वीक होता है। तो इसके लिए आपको समझना चाहिए कि अगर हम एनसीईआरटी से स्टिक हो रहे हैं तो ठीक बात है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप कंसेप्चुअली कुछ ना कुछ आपको एडिशनल भी इसमें तैयार करना पड़ेगा। यानी सिलेबस जो एनसीईआरटी का फिजिक्स का है तो इसमें आपको ये देखना पड़ेगा
कि एनसीईआरटी के अलावा भी कुछ क्वेश्चन आते हैं क्या, यानी बायोलॉजी के जैसा नहीं है कि बायोलॉजी के तो उसी बुक में से आएंगे क्वेश्चन, लेकिन एनसीईआरटी में आपको लगभग 80% क्वेश्चन जो हैं वो न्यूमेरिकल आएंगे, और न्यूमेरिकल भी आपको कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से कंसेप्ट तो उठा लेंगे, लेकिन जो प्रॉब्लम पूछेंगे वो एनसीईआरटी की नहीं होगी, यानी लाइनों में से सवाल नहीं आ रहे हैं, तो आपको कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना पड़ेगा। हाई लेवल ऑफ एनसीईआरटी प्रिपरेशन ज़रूरी है कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए, और जब आप न्यूमेरिकल तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई रेफरेंस बुक लीजिएगा। फिजिक्स के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स लगातार सॉल्व करते रहिए। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स लगातार सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट ये मानिए कि आपका फिजिक्स में कहीं ना कहीं एक प्लस हैंड जुड़ जाएगा, और एनसीईआरटी को उठा करके अपने नोट्स तैयार कीजिए, सेल्फ नोट्स बनाइए अपने पेन से, यानी अपने पेन और पेपर से लिस्ट बनाइए फार्मूलों की और डेरिवेशंस की। यानी अगर आप फार्मूला बुक पढ़ने जा रहे हैं तो वो फार्मूला बुक उतना काम नहीं करती जितना फार्मूला आप अपने पेन से लिख करके तैयार करेंगे, तो पेन से लिखिए। फिर स्टूडेंट, अगर हम टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो आपको स्टडी एंड कॉन्टिन्यूड रहना है, यानी धीमे धीमे पढ़ना है, लगातार पढ़ना है। जब आप तैयारी में आते हैं स्टूडेंट्स, तो आप समझिए कि अगर मई में एग्ज़ाम हुआ है तो आप अगले साल की तैयारी जून से स्टार्ट करते हैं, यानी जो सेशन ईयर है वो जून से मई तक चलता है। तो मैंने इसको थोड़ा कैटेगराइज किया। अगर हम टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो आप जून से अगस्त में क्या करेंगे, फिर सितंबर से जनवरी तक क्या करेंगे, फिर जनवरी से एग्ज़ाम तक क्या करेंगे, तो ये मैं आपको यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि रिक्वायरमेंट कितनी है। तो स्टूडेंट, जब हम जून से अगस्त की बात करें तो इसमें आप पूरा का पूरा ध्यान दीजिए, आपके पास जो 11th और 12th की एनसीईआरटी की बुक्स रखी है। देखिए, बायोलॉजी और केमिस्ट्री तो आप थॉरोली एनसीईआरटी पढ़िए बिना किसी रोक टोक के, बिल्कुल इधर उधर नहीं झांकना है, लेकिन एनसीईआरटी पढ़नी है बायोलॉजी और केमिस्ट्री की, और उसको तैयार करना है। और साथ साथ में आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को स्टार्टिंग से ही देखना शुरू कीजिए, पलटना शुरू कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने बायोलॉजी में कोई चैप्टर किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने प्लांट किंगडम किया है, तो इस यानी जून से अगस्त के बीच में ही आपको पता चल जाना चाहिए कि प्लांट किंगडम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं और कितने पूछे जा रहे हैं। इसी तरह से फिर अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में आपने अगर कोई तैयार किया है, मान लिया पी ब्लॉक पढ़ा है, तो आपको देखना चाहिए कि पी ब्लॉक में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी एनसीईआरटी प्लस जो अनसोल्ड पेपर हैं या सोल्ड पेपर हैं उनसे आप कंसल्ट करते रहिए लगातार। जहाँ तक फिजिक्स की बात है, इन 4 महीनों में आपको कंप्लीट ऑल द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज ऑफ फिजिक्स, यानी फिजिक्स की बुक में जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेज हैं उनको सॉल्व करना है। जब आप इन एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो आप एनसीईआरटी के लेवल पे आ जाएंगे, यानी नीट जो आपसे पूछना चाहता है या पूछता होगा प्रीवियस ईयर्स में, उसका लेवल आपकी एनसीईआरटी है। अगर आप केवल और केवल एनसीईआरटी की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इन 4 महीनों में स्टूडेंट्स, तो आप समझिए कि आप नीट के लेवल पे आ जाएंगे। और जब आप नीट के लेवल पे आएंगे तो फिर आपका आगे का जो प्रिपरेशन है वो थोड़ा ट्रैक पे आएगा। अगर स्टडी टाइम की बात करें तो आपको 4 आवर्स ईच सब्जेक्ट देना चाहिए। देखिए, बायोलॉजी में 2 सब्जेक्ट हैं, बॉटनी और जूलॉजी, लेकिन दोनों को भी मिला दें तो भी आपको 4 घंटे अगर आप रेगुलर पढ़ते हैं तो आपको काम कर जाएंगे। इसी तरह से केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी। फिजिक्स में हालांकि आपको न्यूमेरिकल ही करने हैं तो 4 घंटे को आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन मिनिमम तो ये ज़रूरी है। इसी तरह से जब सितंबर से आप जनवरी तक जाएंगे तो स्टूडेंट अब एनसीईआरटी को आप छोड़ दीजिए और रेफरेंस बुक पर आ जाइए। यानी पिछले 4 महीनों में आपको ये पता चल गया होगा कि एनसीईआरटी के अलावा अगर आ रहा है तो क्या आ रहा है। अब उस क्या का सर्च करना है आपको, और उन रेफरेंस बुक पे जाइए जो रेफरेंस बुक फेमस हैं, आप पता कर लेंगे, आपके टीचर्स बता देंगे। और बायोलॉजी का टीचर होने के नाते मैं कुछ बायोलॉजी की तरह रेफ़र कर सकता हूँ, अदरवाइज़ आप
कंसल्टिंग टीचर से बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि सबसे अच्छी रेफरेंस बुक कौन सी है। प्रैक्टिस कीजिए थॉरोली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, और इसी दौरान आप कोई ना कोई टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिए इन 4 महीनों के लिए। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यानी 4-5 महीने का सेशन है। इसके लिए आप कहीं ना कहीं कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे आ जाइए, पूरे के पूरे एनसीईआरटी आप कर चुके हैं। रेफरेंस बुक पे आ जाइए, और ये लंबा फेज़ है पहले से, और इस लंबे फेज़ में आपको देखना है कि स्टडी अगर आप कंटिन्यू कर पाते हैं तो आप काफ़ी कुछ इसमें ग्रैब कर जाएंगे। एक बुक जो मुझे ज़्यादा पसंद है उसका नाम है मास्टर द एनसीईआरटी, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है। तीनों सब्जेक्ट्स में आती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एनसीईआरटी की लाइन से, और सबसे बड़ी बात है कि उन क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन है वो एक्सप्लेन्ड फॉर्मेट में है, यानी आप उनको आंसर्स को देख भी सकते हैं और उन आंसर को समझ भी सकते हैं। तो ये आपको बहुत सूट करने वाली है बुक। बहुत सस्ती किताब है और बहुत अच्छी किताब है, तो आपको थोड़ा इसको मतलब अगस्त के आसपास ही परचेज़ कर लेना चाहिए, ताकि आप जब जनवरी तक इसे पढ़ेंगे 5 महीनों में तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ एनसीईआरटी में से अगर क्वेश्चन बनेंगे तो कैसे बनेंगे, ये बुक आपको उसमें बताएगी। और फिर स्टडी टाइम की बात करें, प्रीवियस तरह से ही पढ़िएगा। 12 आवर्स सफिशिएंट है स्टूडेंट्स, बशर्ते आप उसको स्टडीली पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं। फिर लास्ट सेक्शन आता है स्टूडेंट्स, इसमें फरवरी से एग्ज़ाम तक जो आपको देखना है। अब इसमें एनसीईआरटी दोबारा उठाइए और एनसीईआरटी को रिवाइज़ कीजिए। बहुत तेज़ गति से रिवाइज़ करना है, यानी फरवरी में आपकी एनसीईआरटी ख़त्म हो जानी चाहिए तीनों। फिर वेटेज पोर्शन पे टारगेट कीजिए इन 3 महीनों में, फरवरी, मार्च और अप्रैल में, यानी किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कौन सा पोर्शन वेटेज वाला है उस पर एम्फेसिस कीजिए। और कोई टेस्ट सीरीज दूसरी ज्वाइन कीजिए जो पिछले 4-5 महीनों से चल रही थी, अब उससे बेहतर पे आइए, जिससे क्या होगा कि आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे स्टूडेंट्स। और लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कीजिए। आप ये समझिए कि लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में से क्वेश्चंस को अगर आपने उनके आंसर सहित रट लिया और कंसेप्चुअली रट लिया तो आप समझिए कि आप बहुत बड़े अपर हैंड पे आ जाएंगे। कोई एक सैम्पल पेपर बुक खरीद लीजिए और फिर उसको सॉल्व कीजिए। कोई सी भी खरीद लीजिए, सब अच्छी आती हैं, अरिहंत की है, एमटीजी की है, तो कोई सी भी आप खरीदिए, बढ़िया सैम्पल पेपर आप सॉल्व कीजिए सेल्फ इंडिविजुअल लेवल पर और अपने आप को असेस कीजिए। फिर स्टडी टाइम में यहाँ आपको थोड़ा एक्सटेंशन चाहिए। अगर आप लगातार पढ़ते आए हैं पिछले 9 महीनों से, तो इस सेक्शन में भी आपको बायोलॉजी तो उतना ही रखिए, आपका काम चल जाएगा बढ़िया, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स का टाइम आपको यहाँ बढ़ाना पड़ेगा स्टूडेंट। आप समझिए कि अगर आप बायोलॉजी के 360 मार्क्स में से 320 मार्क्स लाते हैं, 330 मार्क्स लाते हैं, तो ही आप सिलेक्शन के भीतर आ रहे हैं, अदरवाइज सिलेक्शन से बाहर जा रहे हैं। तो रिक्वायरमेंट तो बायोलॉजी में है, जहाँ पर आप लगभग 90% मार्क्स आपको कवर करने हैं, तो वो कवर हो जाएंगे अगर आप कॉन्टीन्यूसली एनसीईआरटी पे डटे रहेंगे, एनसीईआरटी पे बने रहेंगे। लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स को आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर भी अपर हैंड होगा। तो दोस्तों, ये जो मेरे पास जानकारी थी ये मैंने आपको बताई। इसके रिगार्ड आपसे कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के मुझे बात कर सकते हैं। मैं दोबारा वीडियो बना सकता हूँ इसी के बारे में। अब मैं कोशिश करूँगा कि अगले सेक्शन में मैं कोई और वीडियो बनाऊँ इसके रेफरेंस में, कि भाई जैसे मैंने आज नीट का बताया है, तो हो सकता है कल मैं दूसरे वीडियो में आईआईटी के बारे में इन्फॉर्मेशन दूँ, फिर उसके बाद एसएससी के बारे में इन्फॉर्मेशन दूँ। तो ये तो एक सीरीज़ हम चला देंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। लेकिन नीट के एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट और बढ़िया से तैयारी कीजिए। अभी हम इस समय कहीं ना कहीं एक ऐसे फेज़ में हैं कि जब हम बढ़िया तैयारी करेंगे तो आगे स्पीड अप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, अगर मेरे द्वारा जानकारी जो दी गई है वो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ जो हैं वो लगातार देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।